2026 एक ऐसे नोट पे शुरू हुआ है जिससे कि मुझे 2020 की याद आती है, जब सदर तब भी अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ही होता था, उसने ईरान के सॉइल के ऊपर जाकर अटैक किया, जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया, एंड दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ 2020। तो उसी तरह की एक चीज अब इधर 2026 में भी हुई है कि 3 जनवरी को एकदम से अचानक से मैं देख रहा कि हर कोई एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। बात कुछ ऐसी थी कि वेनेजुएला, जिसके साथ कि यूएस की टेंशन्स बहुत देर से चल रही हैं, उसके सॉइल के ऊपर जाकर यूएस ने अटैक किया है। वहां का जो प्रेसिडेंट है निकोलस माजुरो, उसको और उसकी बीवी सिलिया फ्लोरेस को वहां से एबडक्ट किया गया है, उनको अगवा किया है और उनको उठाकर न्यूयॉर्क में ले गए, उधर एक प्रिजन में डाल दिया और अब उनका ट्रायल उधर होने लगा है। इस पूरी चीज को देखकर सवाल ये उठता है कि इज दिस लीगली राइट और नॉट। अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, इंटरनेशनल लॉ इसके ऊपर क्या कहता है। आई एम नॉट सेइंग कि इस पे बात नहीं हो रही, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा तबसरा डिटेल में हो नहीं रहा, तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा लीगलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि मुझे 2 किस्म के व्यूज नजर आ रहे हैं। एक तो ये व्यू नजर आ रहा है कि जी इंटरनेशनल लॉ मर गया है, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और जो दूसरा व्यू दिख रहा है वो ये है कि नहीं नहीं, इंटरनेशनल लॉ अभी भी जीवित है, अभी भी जिंदा है। अगर ना होता तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के जितने भी रूल्स हैं, वो आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात कर लो, कॉन्सुलर इम्यूनिटी कर लो, वो इस वक्त बिल्कुल ही डिसफंक्शन हो चुका होता इफ इंटरनेशनल लॉ वर डेड। तो ये 2 किस्म के मुझे व्यूज नजर आ रहे हैं इस वक्त। एक कहता है स्वीपिंगली कि जी इंटरनेशनल लॉ तो बस मर गया, इररेलेवेंट, और जो दूसरा व्यू है वो ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी इंटरनेशनल लॉ मरता नहीं है। वेल, आई स्टैंड समवेयर इन द मिडल ऑफ दीस 2 एक्सट्रीम्स। ये जो वेनेजुएला के अंदर किया है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, दिस इज बाय नो मींस इनसिग्निफिकेंट। मेरे ख्याल से ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि दिस इज नॉट इंटायरली अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज 1989 से 1990 के बीच में जो पेनमा के अंदर, विच इज अगेन अ साउथ अमेरिकन लैटिन अमेरिकन कंट्री, उसमें जो इन्वेजन की थी यूएसए ने जॉर्ज बुश द सीनियर की एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, और उसके प्रेसिडेंट को पकड़ा था, उसको ट्रायल पे लाया गया था यूएस कोर्ट्स में, तो ये बिल्कुल उसी चीज की रेपिटेशन है। बट मैं इसको अनप्रेसिडेंटेड इसी कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त पेनमा के प्रेसिडेंट की बीवी को नहीं अगवा किया गया था साथ में। सो इट्स रियली सीरियस व्हेन यू सी कि एक सॉवरेन कंट्री है, और फॉर अ चेंज वो सॉवरेन कंट्री एक अरब कंट्री नहीं है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, क्योंकि इस चीज के तो हम बहुत आदी थे कि जी अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया, उधर ड्रोन स्ट्राइक्स कर दी, उड़ा दिया लोगों को, सिविलियंस क्या, मिलिट्री टारगेट्स क्या, उसके बीच में कोई फर्क ही ना किया। हमने 2003 इराक इन्वेजन में भी देखा था, हमने जो अरब स्प्रिंग की गई थी और खास तौर पे लिबिया में जो गद्दाफी की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया था ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पे, हमने वो भी देखा था। सो आई वॉज क्वाइट यूज्ड टू सीइंग दिस, आई थिंक वी वर ऑल क्वाइट यूज्ड टू सीइंग दिस कि अरब कंट्रीज में या मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर ये तो होता ही है। यूएस की पॉलिसी रही है एक पैट्रोनाइजिंग किस्म की, दे बिलीव के यूएस इज गोइंग टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ पीपल इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, और even they came really close to it a lot of times, even in Pakistan at the very least। जब उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से पकड़ा गया था तो वो बात ही सारी ये थी कि ग्लोबल टेररिस्ट को पकड़ा अमेरिका ने, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट टेरर। तो हमेशा उसको क्लाउड किया जाता है, उसको इस गाब में डाला जाता है कि दिस वाज डन फॉर ह्यूमन राइट्स, फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द पर्पसेस ऑफ वॉर अगेंस्ट टेरर, फॉर एलिमिनेटिंग द टेरर थ्रेट वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज ग्रैंड साउंडिंग नैरेटिव्स, दीज आर पुट फॉरवर्ड बाय अमेरिका। दैट एटलीस्ट पेनमा की इन्वेजन के बाद से आई हैवंट रियली सीन लार्ज स्केल के ऊपर कहीं जाकर एक मुल्क के अंदर अमेरिका घुसे, वो ये कहे कि ये पूरा मुल्क हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब हम अपने ट्रूप्स उधर डिप्लॉय करेंगे और वो ट्रूप्स अब उस कंट्री को कंट्रोल करेंगे और हम उनके प्रेसिडेंट को, और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई कैन थिंक ऑफ कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री की प्रेसिडेंट की वाइफ को भी आप, मतलब जो फर्स्ट लेडी है वेनेजुएला की, उनको उठाकर आप अगवा करते हो, फोर्सिबली उनको रिमूव करते हो उधर से और न्यूयॉर्क सीधा लाते हो, जेल में डालते हो, कहते हो अब हम मुकदमा चलाएंगे और हम लोग वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे जब तक कि वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज ना हो जाए। सो रिजीम चेंज, यूएस इज ऑब्सेस्ड विद इट, नथिंग न्यू अबाउट इट। But regime change being effected through US military intervention, and that too आप एक sitting president of a sovereign country
को उठाते हो, चुकते हो और उसकी बीवी को भी वहां से चुकते हो और उनको जेल में डालते हो और कहते हो कि अब वो पूरी कंट्री हमारे डिफेक्टो कंट्रोल में आ गई है, और वो डिफेक्टो कंट्रोल नहीं खत्म होगा जब तक कि हमारी मर्जी की उधर गवर्नमेंट नहीं आ जाती, दैट इज ह्यूज एंड इट कैन हैव वेरी फार रीचिंग implications for many other parts of the world, जिसका मतलब कि यूएस की जो एक हिजेमनी है और एक जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का डॉक्ट्रिन हम लोगों को प्रैक्टिस होता हुआ नजर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इट जस्ट टेक्स इट 10 steps ahead. This is happening on a whole new level, और वो इसलिए भी because it's Donald Trump at the helm of things, and Donald Trump is that sort of person जिसकी approach towards American exceptionalism is a no holds barred approach, जिसका मतलब कि वो नाटक भी नहीं कर रहा कि he cares about international law, वो ये ढोंग भी नहीं रचाने में interested कि he cares about diplomacy and how international relations are conducted. He doesn't care about Westphalian tenets and foundations of international relations and international law, जो कि कहता है कि हर स्टेट इक्वली सॉवरेन है. वो बहुत प्राउड है इस चीज के ऊपर और वो बड़ा गर्वित है इस बात के ऊपर कि हाँ जी हम घर में घुसेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे. और मुझे एक ये ट्रेंड दुनिया भर में नजर आ रहा है. दिस हैज बिकम आई थिंक द डिफेक्टो नॉर्म नाउ ऑन इंटरनेशनल स्केल, और वो ये है कि पोस्ट 2020 particularly जो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी या शुड आई से नॉन डिप्लोमेसी का जो रुझान है वो इसी ट्रेंड के थ्रू जा रहा है कि नेशंस आर नाउ वेरी प्राउड. Countries and populist leaders, they take immense pride in this doctrine of घर में घुस के मारेंगे. Of course, being पाकिस्तानी ये वाले words बहुत familiar sound करते हैं क्योंकि हमारे neighborhood में भारत है, तो उसमें भी वो यही कहते हैं कि जी नया भारत है, ये घर में घुसता भी है, मारता भी है, and they glorify it. And they glorify the fact कि हाँ हम अपने स्पाइस भेजते हैं, पाकिस्तान में भेजते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर रिबेलियन इंसाइट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. सो इंडिया तो ये डंके की चोट पे कहता ही है, इन पर्टिकुलरली मोदी के अंडर दे हैव बीन सेइंग दैट फॉर वेरी लॉन्ग. नेतन्याहू व्हाट ही हैज बीन डूइंग नॉट एक्सक्लूसिवली बट स्पेसिफिकली आफ्टर 7 October 2023 इन गाजा एंड द वे इट्स एम्बोल्डेंड हिम कि किस तरह वेस्ट बैंक में भी और सेटलमेंट्स बन रही हैं और सेटलमेंट्स बन रही हैं, और गाजा में अभी भी एज आई एम स्पीकिंग सो कॉल्ड सीज फायर तो आ गया था, वो 20 point प्लान भी आ गया था, वो जो पीस प्लान था ट्रंप का, बट उसके बावजूद पीपल इन गाजा इज स्टिल सफरिंग. एंड वहां भी एक यही एटीट्यूड है नेतन्याहू का, बोस्टेड बाय अमेरिका, कि हम घर में घुसते हैं, हम घर में घुस के मारते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लास्ट ईयर समर 2025 दैट्स एग्जैक्टली व्हाट नेतन्याहू डिड, कि डंके की चोट पे ईरान के अंदर गए और उन्होंने खुलेआम तस्लीम किया कि हाँ जी इंटरनेशनल लॉ की ऐसी तैसी, पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, कि आप फोर्स नहीं यूज कर सकते या मिलिट्री फोर्स नहीं यूज कर सकते किसी और सॉवरेन टेरिटरी की सॉइल के ऊपर. हमने तो किया, हमने तो उड़ा दिया जो भी वो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे ईरान में. डन एंड डस्टेड, इट्स बिकम द नॉर्म नाउ. एंड 2022 now it's entered into its 4th year. जो रशिया की इन्वेजन है यूक्रेन की, हमें पहले से उसकी झलकियां नजर आ रही थी कि जॉर्जिया को जब एनेक्स किया रशिया ने, या क्राइमिया को किया और डॉनबास रीजन को किया 2014 और 2015 के बीच में से, तो रशिया वाज ऑलरेडी इम्पोर्टेंट. देन दिस वाज प्री 2020, बट देन 2022 में वो जिस तरह से एक खुलेआम ब्लेटेंटली रशिया ने लार्ज पार्ट्स ऑफ यूक्रेन को अपने डिफेक्टो कंट्रोल में लेना शुरू किया, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक्स, एंड किस तरह से रशिया ने जो अपना एक ऑनस्लॉट है यूक्रेनियन टेरिटरी पर उसको और ज्यादा बोल्स्टर किया. एंड वी हैव बीन सीइंग कि नाउ दिस हैज बिकम द नॉर्म in international relations. And I remember I was once on a Turkish news channel, तो एक इंडिया की तरफ से एनालिस्ट आए हुए थे और उन्होंने वहां बड़ा प्राउडली कहा कि इंटरनेशनल लॉ हैज नो टीथ. मुझे भी याद है एक जीडी बख्शी है और उन्होंने I was once sitting on an Indian channel, तो जब मैंने इंटरनेशनल लॉ का जिक्र किया तो आगे से वो कहता है इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इंटरनेशनल लॉ. एंड ये जो एक एटीट्यूड है कि व्हाट इंटरनेशनल लॉ, दिस इज नाउ टेकन on an official status now. Why? Because world leaders are themselves saying that international law does not matter. International law, what international law? Now, international law, particularly UN Charter, और जो पूरा यूनाइटेड नेशंस का एक फ्रेमवर्क है जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था. और उस वक्त जितने भी हमारे पास ये लोग थे, चर्चिल, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से पहले रूजवेल्ट वाज कंप्लीटली ऑन टू इट, वो यही एनविसेज करते थे कि एक हम यूनाइटेड नेशंस नाम की चीज बनाएंगे और हम उसको इसलिए स्टैब्लिश करेंगे ताकि स्कर्ज ऑफ वॉर से हम जनरेशंस को बचा सके और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकें, और उसकी फाउंडेशंस वेस्टफेलियन ट्रीटी के ऊपर बेस्ड होंगी.
जिसका मतलब अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसका मैं बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ, या वेस्टफेलियन फाउंडेशंस का, ये क्या चीज है? वेस्टफेलिया क्या बात है जो मैं कर रहा हूँ? ये बात कुछ ऐसी है, इंटरनेशनल लॉ की बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल के अंदर, इफ पर्टिकुलरली यू स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो आप बहुत ही शुरू में सुनोगे कि जो करंट इंटरनेशनल लॉ है, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इंटरनेशनल लॉ की जो एक बुनियाद कायम की गई थी, वो वेस्टफेलियन डॉक्ट्रिन के ऊपर की गई थी, और वो वेस्टफेलियन डॉक्ट्रिन है सॉवरेन इक्वालिटी बिटवीन नेशंस, जिसका मतलब कि इंटरनेशनल लॉ अज्यूम करता है कि स्ट्रेंथ वाइज, लेजिटिमेसी वाइज एंड डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वाइज, no matter whether the country is a superpower या वो एक so called global south third world country है, you know, उन सब की equal sovereignty है, वो सारे equally sovereign है. And so the theory goes, जो Westphalian theory है, which was established in the 17th century among European nations, and then that is exactly on which the United Nations framework was based, was कि every country is equal to every other country, which means कि regardless of their military or economic might, USA is equal to Pakistan, is equal to Somalia, is equal to Sudan, and so on and so forth. It does not matter. It is a superpower like the USA, or it is a struggling economy, to put it mildly, like Pakistan, or you know, an underdeveloped country like Ethiopia. वो सारे मुल्क equal footing पे हैं in the eyes of international law. International law does not discriminate कि कौन सा मुल्क कितना कोई strong है और कितना कोई strong नहीं है, सारे मुल्क equally sovereign है. So ये theory कुछ इस तरह की थी, and ये foundations मुझे आज completely shrink करती हुई नजर आ रही हैं, because when the USA says that they have the right to follow the Monroe Doctrine. अब ये Monroe Doctrine भी it dates back to centuries, जिधर के उस वक्त के जो US President Monroe थे, वो ये believe करते थे, and I'm going back to 19th century, कि the whole of Americas belongs to the United States of America. And what I say Americas, it includes not just the USA and its 50 states, but it also includes all the other South American territories, Latin American countries. So you could think of Haiti, you could think of Venezuela, of course, you could think of Brazil, Cuba कह लो, Honduras कह लो, Nicaragua, etc. etc. अब जो ट्रम्प है वो इस मनरो डॉक्ट्रिन को वापस रीअडॉप्ट करना चाहता है. उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की थी कुछ ही महीनों पहले, और उसके अंदर उसने ये कहा था कि मनरो डॉक्ट्रिन को वापस रिवाइव किया जाएगा, विच इज दैट द होल ऑफ अमेरिका कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड वेयर वी, i.e. the USA, feel के a particular regime is not legitimate in our eyes, तो वहां हम लोगों का सिर्फ हक नहीं है, हमारा फर्ज भी है यूएसए का कि हम मिलिटरीली इंटरवीन करें if that is required at all, और हम उधर regime change को affect करें. So automatically ट्रम्प की जो तोपों का इशारा था, especially when he came back to power for second time, वो था he towards the Brazilian government, which is now led by Lula da Silva. And Lula के जो predecessor था Jair Bolsonaro, which was Brazilian version of Trump, another far right wing, anti-immigrant, populist ट्रम्प की तरह ही. ट्रम्प का एजेंडा ये है कि बोल्सोनारो शुड बी रिस्टोर्ड बैक एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, एंड जब तक वो नहीं होता, वेल वी माइट गिव द वेनेजुएलन ट्रीटमेंट टू ब्राजील एज वेल. उसी तरह से अभी हाल ही में होंडुरास के अंदर जो उनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे हर्नांडेज, उसको हालांकि यूएस की कोर्ट ने सजा सुनाई थी, बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उसको अक्विट कर दिया गया है, और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की यही नियत है कि होंडुरास के अंदर हर्नांडेज को वापस लाया जाए, और उन्होंने यही धमकियां भी दी हैं होंडुरास को कि वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू एनी ट्रेड और इनटू एनी बायलैटरल रिलेशंस विद यू जब तक के ये वाली रजीम जो इस वक्त होंडुरास के अंदर बैठी हुई है ये खत्म ना हो जाए, which is a clear interference in the internal electoral processes of Honduras. But Trump doesn't care. So sovereign equality का जो concept था कि one sovereign nation shall not intervene in the affairs of another sovereign nation, Trump doesn't care for it. Trump के allies, they don't care for it. Trump के जो supposed, या if not Trump तो USA के जो supposed adversaries हैं, Russia, they don't care. China does not care. अब वो अलग बात है कि चाइना ने उतनी डेवस्टेशन नहीं कॉज की ऑन आवर प्लेनेट जितना कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी ने की है, बट चाइना का भी जो एक एग्रेसिव पोस्चर है विज़-वी ताइवान, हमें वो भी दिख रहा है. सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दीज डायनेमिक्स,
led by the world's greatest superpower. I think कि if anybody asks or questions कि international law जिसकी कि बुनियाद ही ये थी in the post World War II international legal order कि जी every nation is equally sovereign to another nation, तो वो तो फिर बिल्कुल बिखर गया, वो तो बिल्कुल टूट गया, because अब तो जब world leaders ही खुद मान रहे हैं, दुनिया का सबसे powerful world leader खुद मान रहे हैं कि no, actually we're not equally sovereign. There are certain countries which are more not only sovereign but even more legitimate than others, which gives them the license to intervene in the internal affairs of other countries by effecting a regime change if need be, and that too through military means. तो फिर तो बाकी I think कि जो United Nations Charter है वो तो redundancy की तरफ जा रहा है. So I'm not saying कि international law खत्म हो गया, because it doesn't happen that dramatically. Customary international law, for instance, takes ages to develop. So ये हो नहीं सकता कि ट्रंप ने एक वेनेजुएला, no matter how extraordinary that situation might be, उसको इन्वेट कर दिया है, कराकस के अंदर जाकर उन्होंने उधर हमला कर दिया और वहां से उनके प्रेसिडेंट को और फर्स्ट लेडी को उठाकर हुआ कर लिया, लॉकअप कर दिया. इस एक बहुत बड़े इवेंट से भी जो सालों से और दिहाइयों से कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है वो खत्म नहीं हो जाता. बट व्हाट आई एम सेइंग इज that this is a very significant step, not even a step, this is a giant leap towards rendering the United Nations rules-based order entirely redundant if this keeps going on and on and on as a trend, and it has become a trend in light of what I've just said. So जब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, सिर्फ ये कह देना कि नहीं इंटरनेशनल लॉ अभी भी बड़ा रेलेवेंट है, या इंटरनेशनल लॉ अगर रेलेवेंट ना होता तो इस वक्त इतने सारे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, वो तो कोई फॉलो ही ना कर रहा होता, तो वो बहुत ही सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट बन जाती है. बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्रिएट कैसे होता है? कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्रिएट होता है जब majority of states, and particularly if they are powerful states, वो एक particular behavior को adopt करती हैं, उसी behavior को बार बार repeat करती हैं in the opinion that this is legally right, या this is their legal obligation, or it's legally their right even. तो वो वाला behavior और वो practice आहिस्ता कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, which means कि वो वाले ममालिक जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा इख्तियार ही उनके पास है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बनाने का, और वो नए रूल्स भी बना सकते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के, और पुराने रूल्स भी खत्म कर सकते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के. कैसे? अगर वो एक पुराना कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का रूल बार बार और मुसलसल वायलेट करते चले जाएंगे, तो वो जो पुराना कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो कि एम्बेडेड था इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर में, वो ऑटोमेटिकली रिडंडेंट होकर खत्म हो जाएगा और एक नया कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा. और वो जो नया कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है? लॉलेसनेस. वो नया कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या है? माइट इज राइट. सो आई थिंक कि ये बहुत ही लम्हा फिक्री है. वी आर not even slowly and gradually, but by leaps and bounds, we are exactly moving on in that direction. जिधर के lawlessness is becoming law. जितना ज्यादा तुम लॉ को वायलेट करोगे, उतना ज्यादा ही लॉ को वायलेट करना अपने आप में लॉ बन जाएगा. और आज का इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल यही बन चुका है. माइट इज राइट. इस किस्म की इंप्यूनिटी अपनी ही हदों के अंदर नॉर्थ कोरिया को भी फील होती रही है. इस किस्म की इंप्यूनिटी, जैसा मैंने कहा, रशिया को भी होती है. इस किस्म की एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी जो कि उनको अलाउ करती है कि वो साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान तक, यहां तक कि हांगकांग की जो एनेक्सेशन की है, चाइना को भी एक ये वाली सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील होती है. और फिर जो दुनिया की अब एक वाहिद सुपर पावर अपने आप को मानती है और कहती है, यूएसए, वो जब इसको भी बाकी के साथ अडॉप्ट करती है एज इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, तो फिर ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ रिमेन्स अनअफेक्टेड, वो तो अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा है. नो. And that is a call for action. That is actually call for action. Those people who still believe, and particularly international lawyers जो कि अभी भी believe करते हैं कि it matters, preserving a rules-based global order is still worth something, is still worth putting up a struggle for. It's a wake-up call for them कि they need to rise up to the occasion. They cannot be sitting in a complacent manner कि ये तो होता ही है. This is a part and feature of international relations, because ये नहीं होता, and this is not the done thing. Or at the very least, this should not be the done thing. So now, putting these things into perspective, and जब मैंने एक ही context बता दिया, हमें आर्टिकल 2.4 देखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर का. वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा माना जाता है कि किसी एक सॉवरेन कंट्री के लिए दूसरी सॉवरेन कंट्री के अंदर इंटरवीन करना, मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स के थ्रू, वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है. Now when I'm saying कि रशिया does that vis-a-vis Ukraine, when I say Israel
has been doing that for decades and only strengthened it even more after 7th October 2023 in Gaza and occupied Palestinian territories. When we are seeing the same trend of expansionism is gaining momentum in different parts of the world as part of India's foreign policy. And the USA is blatantly feeling entitled that they can intervene not just in countries that they used to regard as inferior anyway or as a plaything for themselves, जैसे कि Arab countries हो गई, अफगानिस्तान हो गया, वो ये चीज़ साउथ अमेरिका के अंदर भी कर रहे हैं. So that brings me to asking Article 2.4 UN Charter, which was meant to be customary international law, which says that you cannot intervene in the political independence and territorial integrity of another sovereign nation. जब उसको इतना easily flout किया जाता है, I really wonder, are we still in 1940s, 1950s, जिधर के हम सोचते थे कि these rules used to matter, or is a completely new global order replacing the previous one, which as somebody who was born and who grew up in the 90s like myself, I used to take for granted. I don't think I can take that for granted anymore. And that is why I would like to repeat, international law is losing its hold. International law is losing its meaning. And if that's the case, who is to say, कितने लोग यहाँ एलिगेशन करते रहते हैं जी के पाकिस्तान के अंदर जो 2024 के इलेक्शन हुए थे वो तो उसमें तो धांधली हुई थी. खैर अभी अमेरिका पाकिस्तान के साथ काफी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के हवाले से एलाइड है और हमारे रिलेशंस काफी बेहतर हो गए हैं. लेकिन ट्रम्प, बिकॉज ही इज एक्सेंट्रिक, ट्रम्प थोड़ा सनकी भी है, वो अपनी बात से हट जाता है, यूटर्न मास्टर भी है. अगर कल को ट्रम्प को कोई दौरा पड़ जाता है और वो आउट ऑफ नोवेयर कोई एक आध रिपोर्ट उठाता है और कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर भी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या उसका मतलब कि ही शुड हैव द राइट कि वो इधर आ जाए, हमारे मुल्क के अंदर इधर घुस जाए, जिसको भी पकड़ना चाहे पकड़ ले, अगवा करना चाहे अगवा कर ले, उनकी बीवियों के समेत, उनके बच्चों के समेत, और अपनी इधर अमेरिकन फोर्सेस को डिप्लॉय कर दे. हाउ वुड यू फील? आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो और अमेरिकन आर्मी के मेंबर्स खड़े हुए अपने यूनिफॉर्म पहन के, उन्होंने आपके ऊपर कर्फ्यू लगाया हुआ है, एंड दे फील कि इवन इफ पाकिस्तानी पीपल are not happy with their government, it's not a struggle for Pakistani people to be waging on their own, but they need to look up to Uncle Sam to come to their rescue. And we've seen that script repeat itself again and again, कि जब भी कभी अमेरिका इंटरवीन करता है इस तरह के ग्रैंड साउंडिंग नैरेटिव्स के तहत कि जी हम वहां डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने घुस रहे हैं, उन्होंने सिर्फ तबाही बर्पा की है. उन्होंने सिर्फ उन मुल्कों को, उन कौमों को बर्बाद किया है. इराक के अंदर प्रेटेक्स्ट ये था जी जहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हम तो उनको उड़ाने के लिए आ रहे हैं, इवन दो देयर वाज जीरो एविडेंस फॉर दैट. एंड लुक व्हाट इट डिड फॉर इराकी पीपल. They've only been worse off. Arab Spring, मुझे अभी भी याद है, that was the time I was actually an international law student. I was in the final year of my LLB program. And Arab Spring, I was being told, particularly by international global media, that it was going to be a momentous occasion, especially for democracy in the Middle East. उसको इस तरह के ग्रैंड टर्म्स में जब काउच किया गया था, उसके बाद पर्टिकुलरली जब लिबिया के अंदर गद्दाफी रजीम को हटाया और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट लाई गई, वो दिन है और आज का दिन है. स्टेबिलिटी हैज नॉट बीन achieved in Libya. They're actually far worse off where they were in the pre-2011 era. हमने देखा कि जब अफगानिस्तान के अंदर भी यूएस फोर्सेस गई और उन्होंने कहा कि अब हम अफगानिस्तान को मॉडर्नाइज करेंगे, उधर से जो टेररिज्म के नेटवर्क्स हैं उनको बर्बाद कर देंगे. होता क्या है कि 2021 के अंदर वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वही रोग तालिबान, वो आ जाता है. एंड आज के दिन खास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन है उनके क्या हालात हैं, उधर माइनॉरिटीज के क्या हालात हैं, उधर जिस लेवल के ऊपर फेमिन और हंगर ऑब्जर्व किया जा रहा है, यार फिर तो अमेरिकन इंटरवेंशन इससे बेहतर था ना ही होती अगर एंड पे यहीं पहुंचना था, आसमान से गिरे खजूर में अटके. So we've never seen America intervening in internal affairs of other countries and long-term improvement being secured in those countries. So Venezuela के अंदर ये जब कहते हैं, अब मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, आप चाहे यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर को देख लो, अर्सुला वॉन डर लियान, एंड वो ये कहती हैं कि we are very concerned about Venezuelan people and their rights and we hope कि जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं, we are monitoring this very closely and we hope कि इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट की जाएगी. वेग टर्म्स, कहीं एक जगह पे भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में नहीं कहा कि यूएस हैज फ्लाउटेड इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लीगल रूल्स, कहीं नहीं कहा.
उसी तरह से चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर हो, या इवन हम इतना दूर क्यों जाए, पाकिस्तान की स्टेटमेंट आप लोग देख लें, वो इतनी वेग है, वो इतनी ओपन एंडेड है, वो इतनी ओपन एंडेड है, वो कहीं भी ये नहीं कह रही कि यूएसए ने इंटरनेशनल को फ्लाउट किया है। एंड एज अ पाकिस्तानी आई टोटली अंडरस्टैंड, मतलब आई वुड नॉट वांट कि पाकिस्तान जिसके रिलेशंस अमेरिका के साथ इंप्रूव हो रहे हैं मसा मसा वो खराब हो जाए, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अमेरिका की दहशत देखो दुनिया भर में कितनी है कि बड़े बड़े मुल्क, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज, बर्तानिया जिसने कि दुनिया भर को कॉलोनाइज कर रखा हुआ था, जिन्होंने कि अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, इसकी तो आज वो अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, वो उफ तक नहीं कर सकते अमेरिका के आगे, वो इतना तक नहीं कह सकते। मतलब वो वाले ममालिक जैसे कि आप लोग कह लो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, वो तो खुल के कहा करते थे कि जी व्लादिमीर पुतिन ने जो 2022 के अंदर यूक्रेन की इन्वेजन की है वो अनलॉफुल है, और वो इसलिए अनलॉफुल है क्योंकि आप किसी और के घर में घुस के मार कुटाई नहीं कर सकते। तो फिर यहां वो वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई करता जब यूएस वेनेजुएलन सॉइल के अंदर जाता है और उधर मार कुटाई करता है? यही वाला रूल फिर क्यों नहीं अप्लाई करता जब इजराइल घुसता है गाजा के अंदर और वो वहां सिविलियंस को इनडिस्क्रिमिनेटली एक किलिंग स्प्री उनके खिलाफ शुरू कर देते हैं, जारी करता है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं अब तक? वहां क्यों नहीं रूल्स अप्लाई करते? तो एक वही वाले ममालिक, वही पर्टिकुलरली यूएसए और उसके वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज जिन्होंने कि 1945 में यूएन चार्टर ड्राफ्ट किया था और यूएन फ्रेमवर्क बनाया था और जिन्होंने कहा था कि इसके बहुत वर्चूज हैं, ये क्यों इतना एक उम्दा सिस्टम है इंटरनेशनल लॉ का जो हम बना रहे हैं, वही ममालिक अपने ही बनाए हुए रूल से हट रहे हैं। तो मुझे बड़े लोग ये कहते हैं कि जी लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म तो तुम्हारी मर गई, तुम तो अपने आपको लिबरल सेक्युलर कहते हो, तो तुम्हारे तो लिबरल और सेक्युलर खुद ही अपने कानून का लिहाज नहीं करते। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि इट डजंट मीन कि लिबरलिज्म इज बैड ऑफ इट्स ओन, it doesn't mean that secularism is bad as a value. It only means that so-called liberals and seculars are not following their own value system. यही तो दिक्कत है, यही तो मेरी कंटेंशन है। काश वो अपने ही बनाए हुए रूल्स के ऊपर अमल दरामद कर लेते। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम अपने रूल से हटके। सो आई स्टिल स्टिक टू माई स्टांस कि जो सेक्युलर और एक लिबरल रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर आया था कि ऑथोरिटेरियन, डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन, पॉपुलिस्ट रेजिम से हटके हम सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे थे। मेरा अफसोस इधर ये है कि वो वाला जो एक मूव है, वो जो एक वेव थी लिबरल डेमोक्रेसीज की, वो मरती हुई नजर आ रही है मुझे। एंड वी आर द वर्स्ट फॉर इट, बिकॉज लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसीज के अंदर जो आपको राइट्स मिलते हैं, दोज आर द एग्जैक्ट सेम राइट्स एटलीस्ट ऑन पेपर व्हाट यू वुड वांट फॉर योरसेल्व्स। आई अंडरस्टैंड यू डोंट वांट दोज राइट्स फॉर अदर्स बिकॉज यू आर हिपोक्रेट्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू वांट एग्जैक्ट सेम राइट्स जो कि किसी भी यूएन चार्टर के अंदर लिखे हुए हैं, किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर लिखे हुए हैं। आपको वो सारे हकूक अपने लिए चाहिए, आपको अपने लिए वो सारी प्रोटेक्शंस चाहिए। दैट्स व्हाई आई से दैट ऑन itself and in itself proves why liberal secular democratic values are good. And liberal secular democratic values are that if I'm in the majority I will not inflict on minorities which I would not want to be inflicted on myself. ये वो values हैं जिससे कि यूएसए हट रहा है, ये वो वैल्यूज हैं जिससे यूरोपियन यूनियन हट रहा है, ये वो वैल्यूज हैं जिससे कि यूएन चार्टर को ड्राफ्ट करने वाले जितने ममालिक थे वो भी हट रहे हैं। तो अब जो इमीडिएटली हुआ था वेनेजुएलन, एज अ प्रीकर्सर टू यूएसएस इन्वेजन ऑफ वेनेजुएला, एन इंटरवेंशन इन वेनेजुएला, वो ये हुआ था कि जी ट्रंप ने कुछ महीने पहले स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी। और यूएस को स्ट्राइक्स का काफी शौक है, हम तो इधर पाकिस्तान में रहते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर क्या हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर क्या उन्होंने किया, पहले तोड़ा बोड़ा था उसको महा तोड़ा बोड़ा बना दिया। सो इन्होंने उसी तरह से कैरिबियन कंट्रीज के अंदर भी और वेनेजुएलन टेरिटरी के ऊपर भी स्ट्राइक्स लॉन्च करना शुरू कर दी थी, उनकी जितनी भी बोट्स और वेसल्स जा रही थी, और कम से कम कोई 160 लोगों को इलीगली कत्ल कर दिया पिछले कुछ महीने में अपनी स्ट्राइक्स के थ्रू। और उसका प्रिटेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया था, वो ये दिया था कि जी ड्रग कार्टेल्स है, ड्रग बिजनेस, ड्रग स्मगलिंग हो रही है वेनेजुएला की जानिब से, कैरिबियन कंट्रीज की जानिब से, और अमेरिका ये जो भी नार्कोस ट्रैफिकिंग एक बिजनेस और माफिया है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेगा ही करेगा। कौन सा इंटरनेशनल लॉ तो कौन सा यूएन चार्टर हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता है, बच्चों मैं देख लेता हूं। सो ट्रंप का एक ये प्रिटेक्स्ट था कि वो अमेरिका को डिफेंड कर रहे हैं। सो जितने भी ट्रंप रेजिम से एलाइड इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, व्हाट दे विल नाउ ट्राई टू डू इज दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट इंटरनेशनल लॉ रूल्स। वो ये कहेंगे कि अमेरिका ने जो भी वेनेजुएला के अंदर फिर आखिरकार ये वाली इंटरवेंशन की है,
वो सेल्फ डिफेंस की तरफ से की है, और सेल्फ डिफेंस तो इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है। आर्टिकल 51 है यूएन चार्टर का, वो ये कहता है कि यूज ऑफ फोर्स हालांकि जनरली तो अनलॉफुल है, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज ऑफ फोर्स करोगे आप किसी और सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर जाकर, तो फिर वो अनलॉफुल नहीं है। बट ये इंटरनेशनल लॉ जानबूझ के आपको बाकी का मिसिंग पीस नहीं बताते इस पजल का, वो मिसिंग पीस ही है। आर्टिकल 51 कुछ शरायत, कुछ कंडीशंस ले डाउन करता है, वो शर्तें ही हैं कि हाँ तुम सेल्फ डिफेंस की वजह से दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर सकते हो या उसकी सॉइल पे और टेरिटरी पे हमला कर सकते हो मिलिटरीली, बट only if you are faced with an immediate imminent threat। मतलब तुम्हारे सरजमीन के ऊपर वहां से एक मिलिट्री अटैक होने लगा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए तुमने सेल्फ डिफेंस के तहत वहां जाकर पहले ही उनके घर में घुस के मार धाड़ शुरू कर दी, तब सेल्फ डिफेंस अलाउड है। और वो भी सिर्फ उस हद तक कि यू डोंट हैव इनफ टाइम टू रिपोर्ट द मैटर टू सिक्योरिटी काउंसिल। आई थिंक द यूएसए हैड एवरी सिंगल टाइम इन द वर्ल्ड, वो उनके पास तो वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, टू रिपोर्ट दिस मैटर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड इन एनी केस अगर ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रिटेक्स्ट बनाया जा रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग डज नॉट पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू यूएस सिक्योरिटी, certainly not, and certainly not enough to merit a military intervention on Venezuelan soil the way that Trump administration has done on 3rd January 2026। सो वो वाला प्रिटेक्स्ट अगर ये लोग सामने पेश करते हैं आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस वाला, आई डोंट थिंक दैट दैट होल्ड्स एनी ग्राउंड। एंड मोर देन दैट, ट्रंप ने जब अनाउंस किया था कि उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को निकोलस मजूरो को और उसकी बीवी को पकड़ लिया है, उसने वहां कहीं भी ड्रग ट्रैफिकिंग की बात नहीं की, ना सेल्फ डिफेंस की बात कही है। सो ये सिर्फ ट्रंप के कुछ इंटरनेशनल लॉयर्स चमचे हैं, वो इस तरह के प्रिटेक्स्ट या इस तरह के एक्सक्यूजेस बना सकते हैं। ट्रंप ने खुद ऐसी कोई बात अभी नहीं कही। फिर ट्रंप ने जो दूसरी चीज की थी इन द इमीडिएट प्रीकर्सर टू वेनेजुएलन इन्वेजन, मैं इसको इन्वेजन कहता हूं, कुछ लोग इसको इंटरवेंशन कहते हैं, वो थी कि इसने ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला से जा रहे थे या जो वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे उनकी कोस्ट के थ्रू, उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एंड दैट हाईलाइटेड समथिंग, दैट हाईलाइटेड कि यूएस की जो एक ग्रीड रही है दहाइयों से, फॉर डेकेड्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एक्सप्लेन्स यूएसएस इंटरवेंशन थ्रूआउट द 90s फॉर सो मेनी डेकेड्स इन द मिडिल ईस्ट एज वेल, इज बिकॉज मिडिल ईस्ट के हाथ में उनके पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स थे, they are oil rich countries, and that always explained why the US wanted to assert itself in the Middle East, why they intervened in Iraq, for example, and that all emanates from greed for more and more and more oil and mineral reserves and monopoly and ownership over these reserves, no matter in which part of the world they happen to be. And so Venezuela, which today happens to be the most oil rich country in the sense that they have the biggest oil reserves now, जो उनके पास minerals हैं which can be used in industry, which can be extremely beneficial to corporates which are aligned with the US administration, उनके interests जो इतने गहरे तरीके से intertwined हैं उन corporates के with all these western far right populist governments, of course they wouldn't want to miss those opportunities either. So in the immediate precursor to 3rd January 2026 already जो भी Venezuelan oil tankers थे उनको सीज करना शुरू कर दिया था USA ने, and again might I add in complete breach and violation of international law. एंड सो अब ये जो प्रिटेक्स्ट बना रहे डोनाल्ड ट्रंप और इसके जितने भी हिमायती हैं, वो मार्को रूबियो हो जो कि उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी आप समझ लो फॉरेन मिनिस्टर, या चाहे वो पीट हेगसेट हो जो कि उसका डिफेंस मिनिस्टर है, और जितने भी इसने अपने वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कुछ क्लाउन्स और जोकर्स बिठाए हुए हैं जो कि पैरेट करते रहते हैं ट्रंप के टॉकिंग पॉइंट्स को, वो सारे ये कहते हैं कि ओ हम लोगों को प्यार आ गया था वेनेजुएला के लोगों के ऊपर, हमें बहुत ज्यादा उन पे तरस आ रहा था, हमने उनकी बेहतरी के लिए वाली इंटरवेंशन की। ये वाली बात इन्होंने इराक के हवाले से भी कही थी, ये वाली बात इन लोगों ने लिबिया के हवाले से भी कही थी, ये वाली बात इन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी कही थी, सिर्फ तबाही बर्पा की है इन्होंने, ये वाली बात इन्होंने पैनमा के हवाले से भी कही थी 1989 में। सो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि तो मतलब कि एक स्क्रिप्ट नहीं है इनका, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी ये लोग कहते हैं कि जी हाँ ये ऑयल टैंकर्स को तो हम सीज करेंगे और उसके लिए हम लोगों को वेनेजुएलन टेरिटरी के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े तो हम करेंगे क्योंकि ये तो हमारी ओनरशिप है, या हम मनरो डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हैं। या फिर कभी ये लोग कहते हैं कि अरे हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, जो अमेरिका को ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से थ्रेट पोज हो रही है। या फिर इन लोगों का अब ये प्रिटेक्स्ट बन गया कि हम लोगों को वेनेजुएला के लोगों पर तरस आ रहा था, प्यार आ रहा था, और वेनेजुएला के लोग भी यही चाहते हैं, वेनेजुएला के लोग भी यही चाहते हैं कि हम उनके मुल्क में घुसें और हम उन लोगों को बचाएं
ये निकोलस मजूरो से, क्योंकि वो जबरदस्ती लोगों के ऊपर मुसल्लत हुआ है, वो उसने धांधली की थी इलेक्शन के अंदर। अब ये धांधली वाली बात के ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई जून 2024 के अंदर वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन हुआ था, और ना कि सिर्फ यूएसए ने तो अपने प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात की थी, लेकिन कभी कभार प्रोपेगेंडा भी सच्चा होता है, बिल्कुल एक टूटी हुई घड़ी की तरह जो दिन में 2 दफा वक्त सही बता देती है। और यूएन की भी जो फैक्ट फाइंडिंग मिशंस हैं, उन्होंने ये बात वाइडली रिपोर्ट की है कि जो वेनेजुएला की मजूरो वाली रजीम है, उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, आप लोग कह लो इलेक्टोरल रिगिंग, या आप बात कर लो कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स के ऊपर ना कि सिर्फ सेंसरशिप बल्कि टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करना, इस तरह की जितनी भी ऑप्रेसिव टैक्टिक्स हैं वो मजूरो की रजीम ने आजमाई भी हैं, अडॉप्ट भी की हैं वेनेजुएलन्स के टूवर्ड्स। ऐसा रिपोर्ट किया गया है उन्हीं फैक्ट फाइंडिंग मिशंस की तरफ से, उन्हीं एजेंसीज की तरफ से जिन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि इजराइल जो कुछ गाजा में कर रहा है वो जेनोसाइड है। सो मतलब कि द सेम फैक्ट फाइंडिंग मिशंस व्हिच आर क्रिटिकल ऑफ यूएस एंड इट्स एलाइज पॉलिसीज हैव आल्सो रिकॉर्डेड कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और अब्यूज मजूरो की रजीम के अंडर भी वेनेजुएला में भी हुए हैं। सो देयर इज सम वेट टू दैट assertion कि मजूरो की रजीम was not a very human rights friendly regime. बट मैं इतनी दफा ये कह चुका हूं, this is a fight not for USA but for Venezuelan people themselves to be fighting. ये जो एक सेवियर सिंड्रोम है, ये जो एक सेवियर कॉम्प्लेक्स है यूएसए को और इस तरह की ग्लोबल सुपर पावर्स को, दैट दे आर गोइंग टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ पीपल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इन द ग्लोबल साउथ, इट हैज ओनली इन्फ्लिक्टेड मोर एंड ग्रेटर डेविस्टेशन ऑन द पीपल ऑफ दोस वेरी कंट्रीज. सो आई डोंट थिंक दैट इट साउंड्स वेरी रीअश्योरिंग जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगा वेनेजुएला के अंदर, या वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा, या अब जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है रोड्रिगेज, वो उसको तड़ियां दे रहा है कि जी तू बाज आ जाओ. और अभी ये रिपोर्ट हुआ है जस्ट आई थिंक फ्यू आवर्स अगो टुडे, इट्स बीन रिपोर्टेड कि जो वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिगेज है वहां की वेनेजुएला की, उसने अनाउंस कर दिया ओके फाइन, यू नो मैं बहुत ज्यादा पंगा नहीं लूंगी यूएस से, मैं उनके साथ नेगोशिएट करने को तैयार हूं. सो कल तक वो कह रही थी कि वी आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट यूएसए's unlawful intervention on our soil, and now she's changed her tune. Why? Because might is right. Why? Because US enjoys complete hegemony and impunity. Why? Because every other country in the world is too cowardly to be able to call out a violation of international law where it sees one. अभी तो इस तरह के हालात में खड़े हुए हैं कि यूएसए बल्कि रशिया को यूक्रेन की टेरिटरी सीड कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर वो इंपोज कर रहा है अपना 28 पॉइंट प्लान, और वो ये कह रहे हैं कि जी जो रशिया चाहता है उसने जबरदस्ती तुमसे तुम्हारी जमीनें छीनी है, उसको दे दो. सो अब अगर इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, this is just the beginning of a very toxic series of interventions authored by and enacted by the US on to other sovereign countries. And Monroe Doctrine can spell absolute doom not just for the Americas but for other parts of the world on which America has its designs and its eyes. So अभी as I'm speaking ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा political tension है, और ईरान में हमने देखा था 2022 के अंदर वहाँ की जो regime थी आयतुल्लाह ख़ोमेनी वाली, और उन्होंने महसा अमीनी का कत्ल किया था और औरतों का जीना हराम कर रखा हुआ था, वहां अपराइजिंग्स हुई थी, वहां प्रोटेस्ट हुई थी, ईरान ने उसको शट डाउन कर दिया था. वेल ईरान में फिर से प्रोटेस्ट हो रही हैं, और ईरान के अंदर इस दफा जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो की जा रही हैं बिकॉज पीपल आर फेड अप ऑफ इन्फ्लेशन. People are fed up of a dwindling economy. They are fed up of the fact that the Iranian currency as compared to the US dollar has shrunk considerably. So people are so disgruntled. People are done with their regime that they are again up in arms. And guess what? That sets the stage for US intervention again. In the Iraq style, in the Libya style. And that's exactly what Donald Trump has also threatened, indicated that he is now going to intervene into Iran. और वो फिर से ये कहेंगे कि ईरान के अंदर अभी भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रही है, यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही है. So what they had left unfinished in 2025, they are going to now finish that business. They are going to bring Iran under the de facto control. Seems like it, because Venezuela के अंदर वो हरकतें करके I think उनकी जो hesitation अगर कोई थी भी या कोई झिझक थी वो तो बिल्कुल खुल गई है. And not only that, now they've set their eyes on Mexico as well. Now they've set their eyes on Cuba as well, because Trump ने अभी ऐलान किया है Cuba is next. So now they're headed towards Cuba. Haiti, again. Haiti is next.
That's what they want. And let's also not forget कि काफी सारे रिपोर्ट्स हैं, काफी सारी जो वेस्टर्न मीडिया वो निकोलस मजूरो को फार लेफ्ट लीडर प्रोजेक्ट करती है, उसको लेबल किया जाता है कि ही इज अ फार लेफ्ट लीडर, एंड दैट अगेन इज समथिंग दैट वी शुड नॉट मिस आउट. एंड आई थिंक कि काफी लोग इस चीज को भी मिस आउट कर रहे हैं. ये सिर्फ इकोनॉमिक वॉर नहीं है, वो तो ये है ही है. दे वांट डी फैक्टो कंट्रोल ओवर वेनेजुएला's ऑयल एंड मिनरल रिजर्व्स. फॉर श्योर दैट इज द केस, बट इट्स ऑल्सो एन आइडियोलॉजिकल वॉर. बिकॉज अभी जो हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं, चाहे आप वेस्टर्न यूरोप के अंदर बात कर लो, चाहे आप लोग साउथ एशिया में बात कर लो, पर्टिकुलरली इंडिया में, या फिर यूएसए के अंदर जो ट्रम्प रेजिम आई हुई है, या इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज. मतलब कि बीच में बोल्सोनारो आया था, वो आउट हो चुका है, बट देयर आर सो मेनी अदर लीडर्स, दे आर ऑल फार राइट लीडर्स. फार लेफ्ट लीडर्स तो बहुत कम है दुनिया भर में. So one of those very few countries where the far left was apparently allegedly in charge, I don't think ideologically Donald Trump would have wanted somebody like Nicolas Maduro on a complete different end of the political spectrum and ideological spectrum to be in power in a major South American country. So that also explains the ideological aspect to it. Okay, why Trump is so desperate to get rid of Maduro, no matter what it entails. And so Trump is now going to make sure कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी regimes हैं वो far right और populist होनी चाहिए, बिल्कुल मिनी ट्रम्प्स की तरह. और उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में यही बात की हुई है. उसने यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज किया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत इमिग्रेशन हो गई है, यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा मल्टीकल्चरलिज्म हो गया. सो ऑटोमेटिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी फार राइट लीडर्स हैं या फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे AfD ऑफ जर्मनी, जैसे कि आप लोग सोच लो जॉर्जिया मेलोनी इटली के अंदर, या फिर विक्टर ऑर्बन हंगेरी के अंदर, वो उनकी हिमायतकार है. एंड व्हाट ही इज डन थ्रू दैट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ हिज इज कि जितने भी अगर थोड़े बहुत बच्चे कुचे कोई लिबरल या सेकुलर लीडर्स या पॉलिटिशियंस रह गए हैं वेस्टर्न यूरोप में, वो उनको खत्म करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही एक राइट विंग पैराडाइज बन जाए. वो उसको एक राइट विंग यूटोपिया फॉर हिमसेल्फ, हमारे लिए एक डिस्टोपिया बनाना चाहता है. एंड आई थिंक कि द वर्ल्ड दैट डोनाल्ड ट्रम्प एनविसेजेस इज अ वेरी अगली वर्ल्ड. इट्स अ वेरी वेरी अगली वर्ल्ड. इट्स द काइंड ऑफ वर्ल्ड, अगर आपने यूएस के अंदर घुसना है, चाहे आपको यूएस के वीजे की जरूरत नहीं भी है, आपने अपने सोशल मीडिया दिखाना है डोनाल्ड ट्रम्प को कि आपने कहीं ट्रम्प के खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं था सोशल मीडिया पे. सो दिस इज Orwellian लेवल ऑफ डिस्टोपिया दैट वी लिविंग अंडर. ओनली दैट Orwellian dystopia was limited to a particular society. This is something that has been expanded onto a global level. And this is what is going to be ruling the roost in the coming days and in the coming months, in the coming years, which means that anybody who thinks of themselves as a leftist or liberal or even a centrist, I think they are going to be squeezed and going to be rendered completely and entirely voiceless. And what we're seeing US doing with regards to Venezuela is imperialism writ large. और ऊपर से देखा जाए तो there is this person जिसको कि अभी पिछले साल ही नोबेल पीस प्राइज मिला था, और नोबेल पीस प्राइज मिला था एक वेनेजुएलन पॉलिटिकल डिसिडेंट को जिसका के नाम है मेशडो, और वो भी इस चीज के हक में थी. और वो भी डोनाल्ड ट्रम्प को यही कहती थी कि यू नो मजूरो को निकालो, प्रेसिडेंट मजूरो को उधर से इविक्ट करो, वहां रिजीम चेंज लेकर आओ वेनेजुएला में. वही ट्रम्प जो कि अपनी फेलो जायनिस्ट और अपनी फेलो राइट विंगर मेशडो की तारीफें करता था या उसके साथ अलाइंड था, उसी डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि नहीं, मेशडो इज नॉट फिट फॉर इट, मेशडो इज नॉट इवन पॉपुलर, उसको नहीं हम वेनेजुएला का कंट्रोल देने वाले. व्हाई? बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू रिटेन कंट्रोल इन हिज हैंड्स. दैट्स द एजेंडा. एंड व्हेन ही सेज Cuba is next, so you need to be sure that Cuba might be the next, but it's not the last.